भादु और आज उनका शव पीलीबंगा पहुंच गया है। घटना के समय में बीजी मेडिकल कॉलेज परिसर में मौजूद थे। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। थोड़ी देर में पीलीबंगा में भादु का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो डॉक्टर मानव भादु का शव पीलीबंगा पहुंच गया है। थोड़ी देर में वो अंतिम यात्रा के लिए रवाना होंगे। अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा पीलीबंगा में ही, लेकिन उससे पहले पुलिस प्रशासन, अधिकारी, जनप्रतिनिधि सबने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ उसमें ही मौजूद थे और उसके बाद डॉक्टर मानव भादु का शव आज पहुंच गया है हनुमानगढ़ से। बड़ी खबर, जब प्लेन क्रैश हुआ और जब एमबीबीएस बिल्डिंग से वो टकराया तो उसमें ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता राजू रामगढ़िया, डॉक्टर साहब का शव पहुंच गया है, क्या कुछ अभी अपडेट्स हैं उसको लेकर? जी बिल्कुल, जो डॉक्टर मानव भादु हैं ये अहमदाबाद में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे बीजी मेडिकल कॉलेज में, और जो ये प्लेन दुर्घटना हुई है उसमें इनका दुखद निधन हुआ। और आज जो है शव पीलीबंगा पहुंचा है और जो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी हैं, एडीएम अम्बेदीराव रत्नू, एडिशनल एसपी जनेश तोमर सहित पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधि, भाजपा के नेता, कांग्रेस के नेता, सभी ने इनको श्रद्धांजलि दी है। और अभी थोड़ी देर में जो है इनका अंतिम संस्कार पीलीबंगा में होगा। और इस दुखद घटना पर जनप्रतिनिधियों से जिले भर के नागरिकों ने भी शोक जताया है। डॉक्टर मानव भादु अपने परिवार के इकलौते बच्चे थे और जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, और बहुत कम उम्र में इन्होंने अच्छी उपलब्धि हासिल की थी। मगर दुखद बात यह है कि प्लेन दुर्घटना में इनका निधन हुआ है और फिलहाल जो है इनके अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। जी कितनी देर में बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार किया जाएगा? कितना समय है अभी? जी बिल्कुल, अभी कोई आधे घंटे के अंदर इनका अंतिम संस्कार होगा। अभी जो है शव इनके घर पर है और वहां से रवानगी होगी इनकी शमशान घाट की तरफ। और जो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी, जनप्रतिनिधि, भारी संख्या में जो नागरिक मौके पर मौजूद है इनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राजू रामगढ़िया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। और चलिए बात कर लेते हैं दौसा की सदर थाना पुलिस और मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, क्योंकि 1 साल से लापता सगे भाई बहन को सकुशल दस्तयाब कर लिया गया है। ये दोनों मासूम करीब 1 साल पहले दौसा के भंडाना गांव के समीप से लापता हो गए थे। बताया यह भी जा रहा है कि 7 वर्षीय बालिका और 10 वर्षीय बालक पिछले साल जून के महीने में अचानक गायब हो गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने उनकी तलाश जयपुर, अलवर, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित कई स्थानों पर की। पुलिस ने बच्चों को खोज निकालने वालों के 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। जांच के दरमियान ये सामने आया कि बच्चों की मां की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और पिता द्वारा आए दिन किए जाने वाले झगड़े से नाराज होकर दोनों बच्चे दौसा से ट्रेन में बैठकर सीधे प्रयागराज पहुंच गए थे, जहां जीआरपी ने उन्हें CWUC में पेश किया और जिसके बाद एक संस्थान में रहने के लिए भेजा गया और लंबे समय तक वो वहीं रहे। इधर बच्चों के लापता होने के कुछ समय बाद उनके पिता की भी मृत्यु हो गई। बच्चों की लापता होने के मामले में तलाशने के लिए किसी भी प्रकार का परिजनों का दबाव नहीं था। बावजूद इसके लगातार पुलिस दोनों बच्चों की तलाश करती रही और लगातार प्रयासों के बाद दोनों बच्चों को प्रयागराज से दस्तयाब कर लिया गया। ये देखिए, मई 2024 के लास्ट में 2 बच्चे हैं, दोनों भाई बहन हैं, 8 और 10 साल के। ये ट्रक यूनियन के पास से घर से चले गए थे। इनकी मदर की पहले डेथ हो चुकी थी और जो इनके पिता हैं वो मजदूरी करते थे, तो वो दिन में मजदूरी के लिए बाहर गए थे। तो पीछे से दोनों बच्चे घर से निकल गए और ये घर से निकलने के बाद रेलवे स्टेशन पहुँच गए। वहाँ से प्रयागराज ट्रेन में बैठ ये प्रयागराज पहुँच गए। वहाँ पर ये जब प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर घूम रहे थे तब वहाँ जो रेलवे स्टेशन पुलिस थी, जीआरपी वगैरह, उन्होंने इसको वहाँ से दस्तयाब करके और CWC प्रयागराज में पहुँचा दिया। वहाँ से हमको जब जानकारी मिली, हमने CWC प्रयागराज से संपर्क किया तो मालूम हुआ कि जो हमारे यहाँ से जो बच्चे गुम हुए हैं वही बच्चे प्रयागराज में हैं। तो कल जा करके इनको प्रयागराज से दस्तयाब करके लेके आए हैं और आज इनको CWC दौसा में जमा करवाया है और इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है।
और प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं को लेकर चिकित्सा शिक्षा सचिव ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इमरजेंसी, ओपीडी, दवा वितरण केंद्र की व्यवस्था का हालचाल जाना, तो वहीं लीकेज, कबाड़ को लेकर नाराजगी भी जताई। देखिए रिपोर्ट। एसएमएस अस्पताल में समस्याएं होंगी दूर। अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार पर जोर। चिकित्सा शिक्षा सचिव ने किया निरीक्षण। लीकेज, कबाड़ को लेकर जताई नाराजगी। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह की व्यवस्थाओं, समस्याओं और सुविधाओं को लेकर चिकित्सा शिक्षा सचिव अमरीश कुमार ने इमरजेंसी, ओपीडी, सामान्य वार्डों से लेकर लैब्स और दवा वितरण केंद्र का निरीक्षण किया है। हमारा एसएमएस हॉस्पिटल जो है वो देश का रिनाउंड अस्पताल है। यहाँ पे पूरे देश के 600 जिलों से मरीज आते हैं इलाज करवाने के लिए। तो मेडिकली वी आर डूइंग वेरी वेल, बट इन टर्म्स ऑफ कि यहाँ पर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंटेनेंस है, सफाई व्यवस्था है, उसको इम्प्रूव करने के हिसाब से आज हमने राउंड लिया है और कई सारे इश्यूज आइडेंटिफाई किए हैं और उसका हम समाधान करने के लिए पीडब्ल्यूडी को भी इंस्ट्रक्शन दिया और अस्पताल प्रशासन को भी दिया है। अस्पताल में निरीक्षण के दौरान चिकित्सा शिक्षा सचिव अमरीश कुमार ने अस्पताल के कमरों में लीकेज, कबाड़ को लेकर नाराजगी जताई, तो वहीं मरीजों से भी बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और मौके पर ही मौजूद अधिकारियों को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा है कि मरीजों को अस्पताल में एंट्री से दवा वितरण तक किसी भी स्तर पर असुविधा नहीं होनी चाहिए। कि जितनी खराब सामान है अस्पताल के अंदर उस सारे को एक जगह एकत्रित कर लिया जाए। यदि आप जाएंगे अब अस्पताल में देखेंगे तो बहुत जगह पर अलग अलग कमरों के अंदर जो नकारा सामान है वो भरा हुआ है। तो हमने कहा है कि सारे नकारा सामान को निकालकर एक कोर्टयार्ड में डंप कर लें और वहां से उसको ऑक्शन कर दें। तो उससे क्या है कि जो स्पेस अवेलेबल हो जाएगा अस्पताल में, जो काफी सारा नकारा सामान से भरा हुआ है। दूसरा, यहाँ पे सीपेज और लीकेज का बड़ा इशू है, जिसके लिए हमने पीडब्ल्यूडी को बोला है कि भाई इसको प्रायोरिटी पे लेके पहले आप कहीं पर भी लीकेज सीपेज नहीं होना चाहिए। तो वो हमने बोला है कि आप जो भी अपने एक्सपर्ट्स हैं उनको लेके आइए और जहां जहां पर लीकेज सीपेज हो रहा है उसको दिखवा के उसका रूट कॉज ढूंढकर कहां से पानी रिस रहा है उसको ठीक करवाइए। इस मौके पर एसएमएस अस्पताल की नर्सिंग यूनियन के अध्यक्ष ने सचिव के सामने अस्पताल परिसर में पार्किंग की कमी, अंडरपास में असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को लेकर चिंता जताई, जिस पर अमरीश कुमार ने संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों को शीघ्र ही कार्रवाई का निर्देश भी दिया। अस्पताल में सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की। आए दिन जो पार्किंग की समस्या आप देखिए, चाहे नीचे धनवंतरी की पार्किंग हो, चाहे यहाँ जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ पार्किंग में गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। आप आज अस्पताल के मेन पोर्च में खड़े हैं, इस पोर्च में देखिए किस तरीके से गाड़ियां करते। दूसरे अगर किसी प्रकार की अनहोनी घटना घटती है तो आप यहाँ कोई व्यवस्था पुलिस की या दमकल व्यवस्था नहीं दे पा सकते हम। आप देखिए नीचे पार्किंग सरकार ने पार्किंग बनाई, परंतु अधिकतर तक लोग हैं वो नीचे पार्किंग में गाड़ियां नहीं खड़ी करके और ये गाड़ियां मेन रोड पे या मेन पोर्च में खड़ी करते हैं, जिससे यहाँ कभी भी घटना घट सकती है। उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार से। अगर मैं माननीय सेक्रेटरी साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, इस पार्किंग व्यवस्था के लिए यहाँ के सुपरिटेंडेंट और अधीक्षक को ये लिखें क्या जो पार्किंग आपको मूल रूप से बनी हुई है उस पार्किंग का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा। वहीं निरीक्षण को लेकर अस्पताल स्टाफ और मरीजों में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली। सचिव ने संकेत दिया कि भविष्य में भी इस तरह के औचक निरीक्षण जारी रहेंगे ताकि सरकारी अस्पतालों की गुणवत्ता में लगातार सुधार हो सके। फिलहाल उन्होंने सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को साथ में लेकर के दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें पीडब्ल्यूडी से लेकर के लीकेज से लेकर के जो अस्पताल के बड़े जिम्मेदार अधिकारी सब साथ में रहें और कोशिश यही है कि जो चुनौतियां हैं उन्हें कम किया जाए और हालात को बेहतर किया जाए। देखना ये होगा कि उनकी ये पहल कितनी कारगर साबित होती है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और इधर बीकानेर की पुरानी ड्रेस की जगह एक नई डिजाइन वाली डिजिटल पैटर्न वाली ड्रेस अपना रही है। क्या है इसकी खासियत, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। बीएसएफ देश की पहली रक्षा पंक्ति, सरहद की हिफाजत और अवैध गतिविधियों पर लगाम इसकी खास पहचान रही है। तकनीक के इस दौर में सीमा सुरक्षा बल खुद को आधुनिक बनाता जा रहा है। बीएसएफ अफसरों, जवानों की देह पर सजी नई वर्दी इसी बात की गवाही दे रही है। वर्दी के पैटर्न और फैब्रिक में बड़ा बदलाव किया गया है।
एक लंबे अरसे के बाद जवानों के कंफर्ट को देखते हुए ये बदलाव किया गया है। अभी जो नई ड्रेस आई है इसमें ये डिजिटल पैटर्न की है, इसलिए इसको हम लूज फिटिंग डिजिटल पैटर्न कॉम्बैट ड्रेस बोलते हैं। जो पुरानी ड्रेस थी वो उसकी मोटाई, कपड़े की मोटाई ज्यादा थी, लेकिन नई ड्रेस में ये आप देख रहे हैं तो इसमें जो कपड़े की मोटाई भी कम है और खास करके ऐसे इलाके जहां पर गर्मी है या ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है उसमें ये ड्रेस काफी आरामदेह है। बताया जा रहा है कि बीएसएफ जवानों की ये नई वर्दी डिजिटल कॉम्बैट पैटर्न में है, जो दिखने में आकर्षक होने के साथ साथ ऑपरेशंस के लिहाज से भी अधिक उपयोगी है। पुरानी से कैसे अलग है नई वर्दी? नई वर्दी के फैब्रिक में 80% कॉटन है, 19% पॉलिस्टर है और 1% स्पेंडेक्स है, जिससे वर्दी अधिक सांस लेने लायक, अधिक लचीली, हल्की और गर्म मौसम के अनुकूल है। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके के साथ साथ पंजाब, बंगाल के आर्द्र इलाकों के लिए भी मुफीद है। पुरानी ड्रेस में 50% कॉटन था और 50% पॉलिस्टर था, लेकिन इस नई ड्रेस में 80% यानी 80% कॉटन है, 19% पॉलिस्टर है और 1% स्पेंडेक्स है। तो इस प्रकार से इसका टेक्सचर बहुत ही चेंज है। अगर कलर की जहां तक बात करें तो इसमें 50% खाकी, 50% खाकी है, 45% ग्रीन हरा इसमें कलर है, आप देख रहे हैं, और 5% भूरा रंग इसके अंदर है। नई वर्दी को 3 रंगों को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें 50% खाकी, 45% हरा और 5% भूरे रंग का उपयोग हुआ है। वर्दी का ये कलर कॉम्बिनेशन ऑपरेशंस के दौरान जवानों को दुश्मनों से छिपने में मददगार साबित होगा। बात करें तो इसमें 50% खाकी, 50% खाकी है, 45% ग्रीन हरा इसमें कलर है, आप देख रहे हैं, और 5% भूरा रंग इसके अंदर है। ड्रेस की एक और खास बात है, इसे बीएसएफ की अनुमति के बिना कोई डिजाइन नहीं कर सकता, न ही सिलवा सकता है और न इसे पहन सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उस पर उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। नई वर्दी पुरानी वर्दी की तरह आसानी से किसी भी बाजार में उपलब्ध नहीं होगी। ये जो ड्रेस है, खास करके इसकी खासियत ये भी है कि पेटेंट करवाया गया है, ये रजिस्टर्ड पेटेंट करवाया गया अंडर ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी अब ये इसकी कोई लोग कॉपी नहीं कर पाएंगे, कोई लोग अपने तौर पर इसकी सिलाई नहीं कर पाएंगे, और बीएसएफ का एक्सक्लूसिव ये यूनिफॉर्म होगा। पहली बार बीएसएफ की वर्दी में डिजिटल प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किया गया है। डिजिटल पैटर्न वाले कपड़े जल्दी खराब नहीं होते। इसका मतलब साफ है कि ये नई वर्दी स्टाइलिश होने के साथ साथ अधिक ड्यूरेबल है और जवानों को ऑपरेशंस के दौरान अधिक सुरक्षा प्रदान करती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सावल दान रत्नू की रिपोर्ट। इधर झुंझुनू के सुल्ताना में आज सामाजिक तत्वों ने दीवार पर धर्म विशेष के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां लिखकर कस्बे में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। इस पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरास खंगाले। जानकारी के मुताबिक वार्ड 27 चिड़ावा रोड पर एक दुकान की दीवार पर अश्लील शब्द लिखे थे। गुस्साए लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों को अभी तक नहीं पकड़ सकी है। मिली कि सुल्ताना में चिड़ावा रोड पर जाने वाले एक मोहल्ले में दीवार पर कुछ एक लाइन में अपशब्द लिखे हुए हैं, जिस पर थानाधिकारी मौके पर पहुंचकर देखा तो वहां पर एक दीवार पर अपशब्द लिखे गए थे। जिस व्यक्ति की दीवार थी उससे उस बारे में जानकारी प्राप्त की गई, आसपास के दुकानदारों से जानकारी प्राप्त की गई और अन्य सभी साधनों का प्रयोग किया जा रहा है। जिस भी व्यक्ति ने इस प्रकार की ये बातें एक लाइन लिखी है उसको तलाश करने के भरपूर प्रयास जारी है। एनआईए एक्शन ले रहा है। भोपाल एनआईए की टीम जांच कर रही है। इन दिनों आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे या उसमें संलिप्त थे उन सब के ऊपर एक्शन लिया गया और 10 से 12 लोगों को लगभग गिरफ्तार किया गया, जिसमें कई सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे। और एक बार फिर से एनआईए को युवक साजिद के घर पर सर्च ऑपरेशन करने की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में कहीं ना कहीं संलिप्त था। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तरुण इस खबर पर जुड़े हैं।
तरुण, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में पाया गया साजिद, उसके घर पर एनआईए की सर्च ऑपरेशन, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, एनआईए भोपाल की जो एक टीम है वो आज सुबह झालावाड़ जिले के मनोहर थाना कस्बे में पहुंची और काजी चौक जामा मस्जिद जो वहां पर इलाका है, वहां पर एक युवक भूरा उर्फ साजिद के निवास पर और उसके प्रतिष्ठान पर भी रेड की है। रेड के दौरान एनआईए की टीम ने किस तरह की जांच की है, इसका अभी तक एनआईए की टीम ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन इस सारे मामले को किसी न किसी राष्ट्र विरोधी गतिविधि से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि जिले के जो आला पुलिस अधिकारी है उन्हें भी इस तरह की कोई जानकारी एनआईए की टीम ने साझा नहीं की है, लेकिन स्थानीय स्तर पर पुलिस का थोड़ा सा सहयोग उन्होंने जरूर साथ लिया था। सारे मामले में जो एनआईए भोपाल की टीम ने प्रतिष्ठान और उसके निवास पर जांच की है, लेकिन बताया जो जा रहा है कि युवक वहां पर नहीं मिला और उसके बाद टीम के वापस भोपाल लौटने की खबर मिल रही है। साजिद के घर से क्या क्या ऐसे अहम सबूत अभी जुटाए गए हैं, कुछ है अपडेट इसको लेकर तरुण? जी, जो सारा मामला है ये चूंकि मनोहर थाना कस्बे का है और मनोहर थाना कस्बा झालावाड़ जिला का सीमावर्ती मध्य प्रदेश से जुड़ा है और इसी कारण से जो मध्य प्रदेश के भोपाल के से जो एनआईए की टीम यहाँ पर आई थी, लेकिन ये किस तरह का मामला था, इस मामले में एनआईए की टीम ने किसी से कोई जानकारी साझा नहीं की है। यहाँ तक कि स्थानीय लोगों को भी जांच स्थल से काफी दूर कर दिया था। मीडिया कर्मी भी जो वहां पर पहुंचे थे उन्हें भी कवरेज से रोका गया था, लेकिन ये मामला कहीं ना कहीं किसी न किसी राष्ट्र विरोधी गतिविधि से जुड़ा बताया जा रहा है और जो युवक का घर और उसकी एक जो दुकान है वहां पर भी टीम ने जांच की है और अपने स्तर पर कुछ सबूत जुटाए हैं, लेकिन फिलहाल इस तरह का ये मामला है, इसकी जो जानकारी है वो जो टीम है वो उच्च स्तर पर ही साझा करेगी। कितनी टीमें लगभग पहुंची होंगी, कितने लोगों को एनआईए की टीम में जो सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं? जी, एनआईए की जो एक ही टीम वहां पर पहुंची थी भोपाल से अल सुबह और उसके बाद से उन्होंने मनोहर थाना कस्बे के जो ये काजी चौक जामा मस्जिद इलाके में जो भूरा उर्फ साजिद नाम का जो युवक है, पहले उसके घर पर पहुंची, वहां पर इन्होंने जांच की। बाद में उसकी एक दुकान भी है, वहां पर भी जाकर एक टीम के कुछ सदस्यों ने जांच की है और जांच के बाद जब उन्हें जो जानकारी चाहिए थी उसके बारे में उन्होंने उनके परिजनों से पूछताछ करने के बाद टीम वापस मनोहर थाना पुलिस थाने पहुंची है और टीम के वापस लौटने की फिलहाल समाचार मिल रहे हैं। किसी और भी ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए एनआईए की टीम किस तरह से छापेमारी कर रही है। मनोहर थाना कस्बे रोड पर एनआईए की टीम वहां पर पहुंची है। ये बताइएगा कि साजिद के कहां तक तार जुड़े हुए हैं, ये भी कुछ अपडेट्स निकल कर आ पाए हैं तरुण? जी, अभी इस सारे मामले में जो चूंकि प्राथमिक चीजें हैं और इसके बाद जो स्थानीय पुलिस से एनआईए की टीम ने कोई जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन ये मामला कहीं ना कहीं चूंकि मध्य प्रदेश के भोपाल से ये टीम पहुंची है तो इसके तार मध्य प्रदेश से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये इलाका मध्य प्रदेश की सीमा से नजदीक लगता है और यहाँ के लोगों का कई सारे कामों में मध्य प्रदेश की ओर आना जाना लगा रहता है। तो ऐसे में जो युवक साजिद जिसके घर पर टीम एनआईए ने जांच की है उसके मध्य प्रदेश में ही किसी न किसी राष्ट्र विरोधी गतिविधि से जुड़े होने की सूचना मिल रही है और इसी के बाद एनआईए भोपाल की टीम जैसे कि मनोहर थाना पहुंची थी और उसके घर और दुकान पर जो जांच की है, तो इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में किसी न किसी राष्ट्र विरोधी गतिविधि की सूचना पर ही ये टीम ने जांच की है, लेकिन इसका अभी तक कोई खुलासा एनआईए की टीम ने नहीं किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तरुण तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। अब बात अलवर की पब्लिक सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर है, देखिए रिपोर्ट। बेतहाशा बढ़ती गर्मी के बीच बिजली की बढ़ती मांग से बिजली व्यवस्था चरमराती नजर आ रही है। कई जगह पर रोज 12-12 घंटे तक बिजली की कटौती हो रही है। इससे लोग आक्रोशित हैं, सड़क जाम कर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। ऐसी ही 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, लेकिन मसला इन 3 शहरों तक नहीं है। टोंक जिला मुख्यालय पर बिजली विभाग के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने बस स्टैंड से छावनी चौराहे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यहाँ पिछले 3 दिनों से बिजली की समस्या है। पहली समस्या तो ये है कि जब भी नल आने का समय होता है 4 बजे, तो 4 से 6 बजे के बीच में लाइट को बिल्कुल काट दिया जाता है। अब अगर लाइट को पानी के समय काटा जाएगा तो
लोगों को पानी भरने के लिए ऐसा तो है नहीं कि इतना प्रेशर आ रहा है जो उससे पानी उनको बिना मोटर के मिलेगा। बड़ा इसके भुगत कौन भुगते हैं? देखो लाइट नहीं आ रही हमारे यहाँ की, ये तो ध्यान करना चाहिए ना। आती चल जाती 5 मिनट आती चल जाती, इसको या तो सही करो। आज 10 दिन आ गए ये करते रहेंगे कि हमारे बच्चे अस्पतालों में पड़े। सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि लगातार मिलती शिकायतों के बाद भी अधिकारी कोई सुनवाई नहीं करते, जिससे मजबूर होकर लोगों को सड़क जाम करनी पड़ रही है। बाद में पुलिस मौके पर पहुंचकर आवाजाही बहाल करवाने के लिए जुटी रही। उधर श्रीगंगानगर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, बिजली आंख मिचोली खेल रही है और डिस्कॉम के कर्मचारी फोन नहीं उठा रहे। तो सोच कर देखिए दिमाग का पारा चढ़ने में आखिर वक्त कितना लगेगा। लुटे पिटे लोगों ने बिजली विभाग पर धावा बोला। पहले तो कर्मचारी उन्हें चाबी नहीं होने की बात कहकर भ्रमित करता रहा, लेकिन जब उसकी पोल खुली तो जवाब देते हलक सूखने लगा। तस्वीरें श्रीगंगानगर की देखिए, जहां एक तरफ तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है, तो वहीं बिजली कटौती ने लोगों को हलकान कर रखा है। तन से बहुत पसीना बहता, हाथ सभी के पंखा रहता। तस्वीरें 12 शहर की है, जहां बिजली की आंख मिचोली लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। बिजली कटौती के चलते खास से लेकर आम तक सब बेहाल है। परेशान करने वाली बात तो यह है कि 1.5 लाख की आबादी वाले शहर में फॉल्ट सुधारने के लिए महज 2 टीमें मौजूद हैं, जिसके चलते बिजली व्यवस्था सुचारू नहीं रह पा रही। ये चिंतनीय विषय कि 21वीं सदी का जमाना है, आदमी चंद्रमा पर जाने की बात सोच रहा है, और उसके बाद भी हमारे कार्यकाल में आप लोगों ने देखा होगा 1 घंटे अगर बिजली चली जाती थी तो हाहाकार मचा दिया जाता था। ये बिल्कुल ही फेल है। इतनी परेशानी हो रही है कि दिन में कटे तो कोई बात नहीं, बाकी रात में भी इतनी होती है कि आती है जाती है और फोन करते हैं तो बोलते हैं कि फाल्ट है, अभी देख रहे हैं। यही हाल प्रदेश के कई इलाकों का है। अघोषित बिजली कटौती से जनजीवन प्रभावित है। 15-15 घंटे तक बिजली गायब रहने से इस भीषण गर्मी में लोग परेशान हैं। हैरानी की बात तो यह है कि बिजली कटौती की ना कोई पहले से सूचना दी जा रही है और ना ही कोई निश्चित समय तय है। कभी भी कहीं भी बिजली गुल हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।